ओके زي جوز लगा नाउ चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इस रिएक्शन को। ये तो आपने जान लिया कि क्रब साइकिल कैसे चल रहा है, लेकिन याद रखिए मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी। क्या बात? चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, कार्बो यस, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, या चाहे लिपिड्स हो, लेकिन इन तीनों के जो मोनोमर्स है ना, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर तो ग्लूकोज ही है, ठीक है, ग्लूकोज। और प्रोटीन का अमीनो एसिड होता है, ठीक है, और लिपिड का फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। लेकिन देखिए, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे अमीनो एसिड हो, चाहे फैटी एसिड, जो कि एक हाई पॉलीमर कंपाउंड का सिंपल यूनिट है। एक अमीनो एसिड जब ज़्यादा अमीनो एसिड कंपाउंड होते हैं तो ज़्यादा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, फैटी एसिड जो है लिपिड्स बनाते हैं। चलिए लेकिन लिपिड्स नहीं, क्या ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, चलिए लेकिन लिपिड्स कर ले आसानी के लिए। लेकिन ये तीनों फिर एक ही जगह पे आके कन्वर्जिंग, डाई कन्वर्जिंग रिएक्शन, और तीनों एक जगह पे आके एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम है। और एसिटाइल कोएंजाइम के बाद ये ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल में एक राउंड लगाते हैं, और इसी तरह से इनकी एनर्जी बरकरार रहती है। याद रखे अब एक बात जो बहुत जरूरी है, कि कुछ जरूरी तो नहीं है सबकी साकी पे नजर हो, ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। ये वही बात है तकरीबन। चले, ये स्टार कोंजे में ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल में जब एक राउंड आता है ना, तो क्या बनाता है, क्या फायदा, क्या होता है, ये अब दो बातें डिस्कस करके आज के इस सेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, कि बहुत जरूरी है कुछ खास मेडिकल कंडीशन समझने के लिए। अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने कुछ यूं पढ़ा था कि जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये वाला रिएक्शन जब आगे क्या 1,3 फॉस्फोग्लिसराइड बनाते हैं ना, तो अगर आप ये बात याद होती है तो अब बताइए, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं सही बना तो ये इसका कार्बोनाइल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी या ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोक्सिल भी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH2O पी दो 1,3 बन जाता है। फिर लेकिन ग्लिसरॉल, ये हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो अभी हमने ये नहीं लगाना, फिर हमने सिंपली यू करना है 3 फॉस्फेट। ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जहां भी कोई एंजाइम जो हाइड्रोजनेज होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज, इसी तरह सचनेट डीहाइड्रोजनेज, इसी तरह डीहाइड्रोजनेज की तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेक्टेट डीहाइड्रोजनेज। जहां भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम हो, और वहां पे आपको याद है एक और चीज, आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक आर्सेनेट। अब देखिए, ये आर्सेनिक जो है ना, ये इतनी खतरनाक चीज है, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग और आर्सेनिक, एक आर्सेनिक और एक मरकरी। मरकरी ये इतनी खतरनाक चीज है कि क्या करता है ये यहाँ पे, जाहिर सी बात है ना कि इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे यहाँ पे फिर बाद में नेक्स्ट 1,3 फॉस्फोग्लिसराइड के स्टेप पे यहाँ पे किस चीज ने अटैच होना होता है, फॉस्फेट ने। लेकिन आर्सेनेट आके बाइंड हो जाता है, पता है, कभी कभार आर्सेनेट आके बाइंड हो जाता है, या आर्सेनिक एसिड या आर्सेनेट, चलो आर्सेनेट करते हैं, आर्सेनेट बाइंड ट्राइवेलेंट आर्सेनेट या पेंटावेलेंट आर्सेनेट, ठीक है। जब ये अटैच होगा तो जो फॉस्फेट था वो तो रहा नहीं, तो जाहिर सी बात है जो प्रोसेस तो नहीं रुकेगा, लेकिन एनएडीएच भी नहीं बनेगा और एटीपी भी नहीं बनेगा। जब दोनों नहीं बनेंगे तो प्रोसेस अगर से आगे जा रहा है और ग्लाइकोलाइसिस अगर से हो रही है, लेकिन नेट रिजल्ट थर्मोजेनिक इफेक्ट, वो बॉडी को मतलब इन सेल को एनर्जी लेवल प्रोवाइड ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइजनिंग हो चुकी है। पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि रासायनिक जो होता है ना, ये एक कंपेटिटिव इनहिबिटर है। कंपेटिटिव इनहिबिटर वो होता है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे बैठ के उसके अपने ही सबस्ट्रेट को इसके ऊपर बैठने नहीं देता, तो उसको कहते हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर। एक नॉन कंपेटिटिव होता है एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, वो जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास, लेकिन वो भी इस यहाँ पे हमने वो नहीं पढ़ने, ठीक है।
जो मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझी, क्योंकि याद रखिए कि जो अक्सर किसान होते हैं ना, किसान जो ज़मींदार टाइप लोग होते हैं, जो मतलब वो अक्सर वहाँ पे पेस्टिसाइड्स में वहाँ पे आर्सेनिक होता है, और उसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से होता क्या है, जब इसी तरह प्रोसेस आगे बढ़ता है ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, एनर्जी नहीं बन सकती, एनर्जी नहीं बन सकती तो सेल अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं रख सकता, तो नेक्रोटाइजेशन शुरू हो जाती है, और इससे रिलेटेड एक बहुत खतरनाक बीमारी पता है आपको, वो जो हम पायरुवेट डिजीज कॉम्प्लेक्स, जितने भी डिहाइड्रोजिनेज होते हैं ना, इनको कोई ना कोई कोफैक्टर चाहिए होता है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए होता है। ये कोफैक्टर क्या, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना, ये असल में वही होता है जो आप आम दवाइयों में लेते हैं, यानी विटामिन। वो विटामिन में नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायामीन, जिस तरह के हम पढ़ेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में थायामीन पायरोफॉस्फेट, और थायामीन की कमी हो बॉडी में तो जाहिर सी बात है सेल को नहीं बन सकता, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पे एक के बजाय दूसरे विटामिन कंपाउंड नियासिन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ऐसा भी है यहाँ पे पेंटोथेनिक की जरूरत पड़ती है, फैटी एसिड सिंथेसिस में बनती है, जो फैटी एसिड हमने लिखा था ऊपर, तो सॉरी फैटी एसिड जो हमने लिखा था ऊपर ना, तो वो उसमें उसकी जरूरत बहुत पड़ती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं ये फैटी एसिड, अच्छा ये अभी दिक्कत नहीं हुआ, मैं इशारा कर रहा हूँ, खैर, लेकिन फैटी एसिड में वहाँ पे भी तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस जारी भी है और काम भी नहीं कर रहा और इनहिबिटेड भी है, तो इसका मतलब ये है कि चल तो रहा है स्लोली, रेट लिमिटिंग रेट ऑफ रेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपको ये, अगर ये एनर्जी को सेल को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, सेल स्टेट को अपग्रेड नहीं कर सकता रिगार्डिंग दी एनर्जी, तो ये प्रोसेस फिर कम्प्लीटली नाकारा हो जाता है, जो कि कभी कभार आर्सेनिक पॉइजनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। और एक आपको अगर शायद अगर पता हो तो एक और भी है, जिसको कहते हैं वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड में खास कर वो पेस्टिसाइड्स जो मेलाथायोन टेल्टायोन, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, वो भी इस तरह की कुछ इंटर कम्युनिकेशन जो ग्लाइकोलिटिक या बॉडी में होने वाले रिएक्शन होते हैं, वो उसको इनहेबिट कर लेता है या उसको मतलब डिस्टर्ब कर देता है, ताकि लेकिन आगे रिएक्शन फिर उसका कोई अगरचे होता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता, और तो रेड पिच तो हो जाता है, कभी कभार तो बंद भी हो जाता है। अब इसके बाद हमने एक और टॉपिक की तरफ आना है जो बहुत ज़रूरी है, और फिर इसके बाद ईंद, लेकिन इतना नहीं ये अभी हमने ट्राई कार्बोहाइड्रेट साइकिल को अभी डिटेल में नहीं पढ़ा कि कैसे क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट हमने ज़रूर पढ़ना है, दो बल्कि दो कॉन्सेप्ट, एक तो एनर्जी कैलकुलेशन आज, और दूसरा एनर्जी कैलकुलेशन के बाद एक तो हमने ज़रूर वो पढ़ना है एनर्जी कैलकुलेशन, दूसरा हमने ये भी पढ़ना है कि अगर कोई बंदा ये शुगर का मरीज़ हो और इंसुलिन का लेवल टाइप 1 भी हो, जो कि तकरीबन 30 मिलियन अमेरिकन को तो है आजकल, कॉकेशियन जो कोई कॉफ जिसे कहता है कॉकेशियन रीजन, वहाँ के जितने भी इनहेबिटेंट्स होते हैं ना, जाहिर होता है उनमें भी डायबिटीज़ टाइप 1, जो कि तकरीबन 30 मिलियन लोगों को टाइप 1 है, बहुत ज़्यादा, और उसमें इंसुलिन लगाना, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है ना ये, क्योंकि बीटा सेल लैंगरहान इंसुलिन रिलीज नहीं करते, तो हार्मोन रेगुलेशन प्रोसेस का ये हो नहीं पाता। लेकिन उसका भी एक तो वो प्रोसेस हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि ये असल में क्या होता है एक शुगर के मरीज में अगर ये इंसुलिन की कमी है तो, और ग्लूकोगॉन ज़्यादा हो रहा है, और ये भी हमने कि इसकी एनर्जी कैलकुलेशन भी हमने करनी है। ओके, थैंक यू।